नेक्स्ट पेज नंबर 5 ते पेज नंबर 6 मैं बेटा दो पेपर पेज नंबर 5 एंड 6 तो सारे बच्चे जिन्हें मैं दसिया सी अपने नोट्स सामने रख लो। तो पहले पेज नंबर 5 मैं सीक्वेंस चलूँगा, उत्थे है हैडिंग फेजेस इन लाइफ साइकिल, है वाला हैडिंग पेज नंबर 5 हुण है तुहाडे बोर्ड एग्जाम लई और नीट लई दोनों लई वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बोर्ड एग्जाम च एज इट इज क्वेश्चन व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस इन लाइफ साइकिल 2 तो 3 नंबर का। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन डिस्क्राइब वेरियस इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 तो 3 नंबर का 5 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है। एक लाइन एनसीईआरटी की इन्होंने नोट्स च कवर है। किसी बच्चे ने हले एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, पहले प्रायोरिटी बेस पे जो मैं क्लास च करा रहे हैं, वैसे तो तुम सियाने हो +1 पढ़े हैं उन्होंने सबको पता है, लेकिन कुछ बच्चे इस तरह के जो +1 इतने नहीं पढ़े थे। लेकिन मैं सबको एक चीज़ दोबारा सिखाऊंगा कि सब की पहली प्रायोरिटी जो मैं क्लास च बोल रहे हैं और लिखवा रहे हैं ये नंबर 1 प्रायोरिटी है। वो बाद सबने ये नोट्स रीड करने हैं, ठीक है। जिन्होंने चीज़ों को अब इन्होंने पेजेस भी बेटा मैं हाईलाइट करके दूँगा। मैं पिछले जो 2 पेजेस सी उन्होंने मैं हाईलाइट करके फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप च पाती सी। इन्हों की भी बेटा व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि भी स्क्रीन शॉट से सही क्लियर नहीं आ रहा है क्योंकि ब्लरिंग हो रही है और मेरे को भी मैं कोशिश कर रहे हैं कि शायद यदि भी सैटिंग कर देव, ठीक है जी। जे नहीं भी होती नो इशूज़, मैं क्लिक करके फोटो व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दूँगा, ठीक है। तुम उतों अपने नोट्स से हाईलाइट कर लो और ना की होएगा कि भी टाइमली सारा काम नालों नाल खत्म हो जाएगा। तो ये सब ने पहले यह खत्म, और जिस दिन मैं जो कहूँगा एनसीईआरटी पढ़ो उदों पढ़नी है, ठीक है। और अगले वीक बेटा मोस्ट लाइकली साडा पहला टेस्ट भी होएगा। बॉटनी एस वीक होने लगा है, अगले वीक बेटा जोलॉजी मैं जिन्ना काम मोस्ट लाइकली थर्सडे तक करा दूंगा। अगर मैंने लगेगा नहीं सैटरडे वाला लेक्चर इंक्लूडिंग है तो मंडे टेस्ट होएगा, नहीं तो सैटरडे अगले टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट इस करके लेने जरूरी है, अदरवाइज तुम पढ़ोगे नहीं, ठीक है ना। तो सब तो पहले आ गया फेजेस इन लाइफ साइकिल। 3 फेजेस है, ये तुम कॉपी के इस तरह ही नोट कर सकते हो, बाकी नोट्स तो रीड कर लेना क्योंकि एंड चीज़ें जो रिवीजन करोगे कॉपी के कम से कम हैडिंग लिखे हो। ये कॉमन टू बॉटनी एंड zoology है, हो सकता है बॉटनी के साथ भी डिस्कस करेंगे चैप्टर। तो फेजेस इन लाइफ साइकिल किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो सैक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है वो लाइफ से 3 फेज आ। जुवेनाइल बचपना, ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज जो वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, और सेनेसेंट एजिंग एंड सबको पता है डेथ इज सर्टेनिटी ऑफ लाइफ, वो होनी है। तो जुवेनाइल फेज के विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। जिमें तुसी अपने केस च ह्यूमन के केस च समझो कि बई जिन्नी चेर तक प्यूबर्टी नहीं आई सी, जिन्नी चेर तक सैक्स ऑर्गन मैच्योर नहीं हुए सी, तो जुवेनाइल फेज च कोई भी रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। क्लियर। अब जिस तरह प्यूबर्टी आ गई अपने केस च, अब वो पर्सन द जुवेनाइल फेज का एंड हो गया और की स्टार्ट हो गई रिप्रोडक्टिव फेज। अब जुवेनाइल फेज की ड्यूरेशन क्या होएगी, वो स्पीशीज टू स्पीशीज, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, किसी स्पीशीज तो स्पीशीज वेरी करेगा। जिमें डॉग्स का देखो ये लाइफ स्पैन पर भी डिपेंड करता है। अगर किसी का लाइफ स्पैन ही 10 साल है तो अब वह ऑबवियस है जुवेनाइल फेज भी छोटा होगा। ये बड़ी ऑबवियस ही गल्लां हैं। अब डॉग एवरेज उम्र आप 12 13 14 साल के आसपास लेने हैं तो वो प्यूबर्टी का टाइम साढ़े जिन्ना ना हो सकता है, ठीक है ना। अब एलिफेंट की एज ज़्यादा है तो वह प्यूबर्टी का टाइम अकॉर्डिंगली होएगा। क्लियर। तो जो भी जुवेनाइल फेज का टाइम है वो ऑर्गेनिज्म से स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता है। प्लांट्स अपना सिस्टम है, एनिमल्स अपना सिस्टम है, लेकिन जो यूनिवर्सल चीज़ है कि उस तरह रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब एंटर करेंगे रिप्रोडक्टिव च, रिप्रोडक्टिव दे विच रिप्रोडक्शन शो करेंगे, उसकी एक लाइफ होएगी। जिमें एक एग्जाम्पल के तौर पर ह्यूमन फीमेल्स च जो मैंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होंगे है जिन्होंने मेनार्क कहते हैं, उतों लैके जिन्नी चेर तक मीनोपॉज नहीं हो जाता वो रिप्रोडक्टिव फेज गिनिया जाता है। उस तो पहले वाला प्री रिप्रोडक्टिव और उस तो बाद वाला पोस्ट रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव जुवेनाइल कहता गया और पोस्ट रिप्रोडक्टिव सेनेसेंट कहता गया। क्लियर।
तो सेनेसेंट वर्ड का लिटरल मीनिंग ही एजिंग नाल रिलेटेड है। क्लियर है जी। तो 3 फेजेस आते हैं, तिना फेजेस जो ड्यूरेशन है वो स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करती है, लेकिन जो रिप्रोडक्शन है वो किहड़े फेज चो होगी, रिप्रोडक्टिव फेज नंबर। अब जो तुसी नोट्स देखोगे तो उत्थे जिवें हाले ह्यूमन का रिप्रोडक्शन मोस्ट लाइकली अगले लैक्चर शुरू हो जाना है। अब इत्थे एक वर्ड है ईस्ट्रस साइकिल। देखो सब तो पहले प्राइमेट्स। अब प्राइमेट्स फिर वही गल कि भी पिछला ज्ञान फाइलम कॉर्डेटा दे विच सब फाइलम एक क्लास है तुहाडे को पूछना नहीं सारा वर्टिब्रेटा, ठीक है जी। अब मैं एक टेबल चलो बना लवांगा ये बाद इन्हों हटा के, तो मैं जिन्होंने याद है ठीक है, जिन्होंने नहीं याद है वो भी ठीक है, कोई करवाना तो नहीं पैना। तो ये बाद बेटा सैक्शन, ठीक है ना। सैक्शन के बाद अगर आप चलिए सुपर क्लास आएगी, तो साड़ी सुपर क्लास किहड़ी हैगी है, टेट्रापोडा। साड़ी क्लास किहड़ी हैगी है, ममिलिया। तो क्लास ममिलिया दियां 2 सब क्लासेस, फिर इंफ्रा क्लासेस, उहदे च ऑर्डर मैं थोड़ी देर बाद इन्हूं जो खत्म होएगा मैं टेबल बना देना। उहदे च एक ऑर्डर आएगा प्राइमेट्स। तो प्राइमेट्स दे विच ह्यूमनस, एप्स एंड मंकीज, ठीक है जी। ये मैं दोबारा टेबल बना के फिर एक बार डिस्कस करूंगा। हुण फिलहाल इन्हूं समझिए प्राइमेट्स। प्राइमेट्स कौन कौन आता है, ह्यूमनस, एप्स एंड मंकीज। प्राइमेट्स फीमेल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल और नॉन प्राइमेट्स फीमेल। नॉन प्राइमेट्स फीमेल किहड़ियां, ममिलियन, बाकी नहीं ममिलियन। उन्हां च साइकिल होंदा है ईस्ट्रस साइकिल, जिहदे स्पैलिंग तुसीं नोट्स भी दे सकते हो, ईस्ट्रस। तो हाले इन्हूं नोट ना करना है क्योंकि ये हटा के मैं टेबल बना के दोबारा बोलूंगा। ईस्ट्रस, ई तो भी शुरू होता, ओ तो भी होता, वो साइलेंट होता है। ईस्ट्रस साइकिल। ईस्ट्रस साइकिल कितना च होएगा, नॉन प्राइमेट्स ममिलियन। अब प्राइमेट्स से कौन आ गए, ह्यूमंस, एप्स, मंकीज। इन्हां तो इलावा जिन्ने मैमल है वो सारे क्या हो गए, नॉन प्राइमेट, क्योंकि प्राइमेट तो नहीं है। उन्होंने सारे च ईस्ट्रस। देखो इन्ने बड़े ऑर्डर लवांगे तो बेटर नहीं है कि प्राइमेट्स च मेंस्ट्रुअल साइकिल और नॉन प्राइमेट्स फीमेल जिहड़े ममिलियन है उन्हां च ईस्ट्रस साइकिल। तो अब आज ईस्ट्रस साइकिल की गल नहीं करांगे क्योंकि जो तुम नोट्स पढ़ोगे नाम आएगा, फिर तुम मैंने सवाल पूछोगे भी यही है। वेट करो, जो मैं ह्यूमनस के विच फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल कराऊंगा उदों ईस्ट्रस साइकिल की गल होएगी, क्योंकि नोट्स इत्थे नाम इत्थे आया हुआ है, इस करके तुहानूं दसदा गया। ठीक है जी। इस तो इलावा हाले कोई सवाल नहीं किसी ने पूछना। जो मैं आएगा ईस्ट्रस आपे सब सिखा दूंगा, और वैसे भी उस समय अपने आप समझ आ जाएगा। अब इत्थे एक वर्ड है सीजनल ब्रीडर्स और एक वर्ड है कंटिन्यूअस ब्रीडर। नाम तो पता लग रहा है, कई जीव इस तरह होंगे जिन्हों का ब्रीडिंग सीजन होंगे और कई जीव होंगे जिन्हों का ब्रीडिंग सीजन नहीं होता, उन्होंने कहते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर। जिवें ह्यूमनस आर कंटिन्यूअस ब्रीडर। देखो ब्याह का मुहूर्त कढ़ते हैं, लेकिन यह थोड़ा होता कि हाँ भी ये फलाने का ब्रीडिंग सीजन है जी, हुण इसे महीने च ब्याह हो जाए, तो वो जो मुहूर्त वो ब्रीडिंग सीजन नहीं है, वो तो कस्टम से है, तो वह ब्रीडिंग सीजन का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी। अब ब्रीडिंग सीजन का मतलब यह होता है जिवें डॉग्स, कैट्स, काउ, बफलोस, ये जानवरों च ब्रीडिंग सीजन होता है। इन्हां च फीमेल और मेल थ्रू आउट द ईयर कॉपुलेट नहीं करते। जो जो ब्रीडिंग सीजन आएगा सिर्फ उदों ही कॉपुलेट कर सकते हैं। लेकिन जोड़े कंटिन्यूअस ब्रीडर है जिवें ह्यूमनस है, इन्हां दा कोई ब्रीडिंग सीजन नहीं होता। मेल और फीमेल कभी भी कॉपुलेट कर सकते हैं। तो बेटा विच थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती है। अच्छा, तो गल चल रही थी कि कंटिन्यूअस और सीजनल ब्रीडर्स। तो कंटिन्यूअस ब्रीडर का मतलब हो गया जिन्हों के कोई स्पैसिफिक ब्रीडिंग सीजन नहीं है जिवें ह्यूमनस, और सीजनल ब्रीडर का मतलब हो गया जिन्हों एक पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन होएगा, उस तो इलावा मेल फीमेल कभी आपस में कॉपुलेट नहीं करते। और जिसकी बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं अपने आले दुआले डॉग्स हैं। ये नहीं कि जो मर्जी नो, ये उदो कॉपुलेट करेंगे जो ब्रीडिंग सीजन होएगा।
ਐਕਚੁਅਲੀ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰੀਡਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਿਊਮਨ ਫੀਮੇਲ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਸਟਰੁਅਲ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 28 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਈਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰੀਡਿੰਗ ਫਿਰ ਸਾਈਕਲ, ਬਰੀਡਿੰਗ ਫਿਰ ਸਾਈਕਲ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਓ, ਬਫਲੋਜ਼, ਡੌਗਸ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫੀਮੇਲ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਫੀਮੇਲ 'ਚ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਸਟਰੁਅਲ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਈਸਟਰ ਸਾਈਕਲ। ਮੈਂਸਟਰੁਅਲ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਈਸਟਰ ਸਾਈਕਲ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਈਸਟਰ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, तो मेल और फीमेल उन्होंने 2 ईस्टर साइकिल के दौरान ही जो फीमेल से साइकिल चल रहा होगा उदो कॉपुलेट करेंगे। अगर किसी साल एको ईस्टर साइकिल है, कॉपुलेशन उदो होगी। ह्यूमन से इसका सिस्टम नहीं है, जानवरों च, बड़े जानवरों च इस तरह होता है। क्लियर है ना? यदा मतलब यह हो गया, देखो नेचर की क्रिएटिविटी समझो कि जिस दौरान फीमेल च ईस्टर साइकिल चल रहा होएगा, मेल च भी पैरेलल हार्मोनल चेंजेस होंगे। अदरवाइज हाउ मेल कम्स टू नो कि फीमेल से साइकिल चल रही। सोचने वाली गल है ना कि मेल नूं कसना पता, अरे मेल नूं कसना पता, नेचर की यही प्लैनिंग है, नेचर की यही प्लैनिंग है कि जिस दौरान फीमेल च ईस्टर चल रहा सी, मेल च साइमल्टेनियसली हार्मोनल चेंजेस आए। उन्हां हार्मोनल चेंजेस करके मेल दे विच फीमेल नाल कॉपुलेशन करन दी फीलिंग आती है और कॉपुलेशन पॉसिबल हो सकती है। तो जो आप एवोल्यूशन पढ़ांगे उत्थे एक टॉपिक आएगा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर बिल्ली है और डॉग है, ये आपस में क्यों नहीं कॉपुलेट करते? तो ये तो एक एग्जाम्पल है ना। जनरल गल करिए, ह्यूमन तो समझ है, जानवर को किसना पता भी ये मेरी स्पीशीज है, ये मेरी स्पीशीज नहीं है, इतना पॉपुलेट करना है, इतना नहीं करना। यह मतलब देयर इज समथिंग, उस समथिंग को साइंटिस्टों ने बड़ी डिटेल जाके समझने की कोशिश की है और काफ़ी कुछ कारण मिले हैं। उन्होंने एक कारण यह होंगे, एक कारण, सारे कारण नहीं बेटा, ये जो लिस्ट बनेगी एवोल्यूशन वाले चैप्टर च, तो वो एक कारण हुणे डिस्कस होने लगा, वो कारण है ब्रीडिंग सीजन। मान लो कैट का ब्रीडिंग सीजन फैब का मंथ है, बट हम मनन नहीं कह रहे हैं, नोट नहीं करना नहीं कह रहे, क्योंकि ये सही या गलत की गल नहीं है। इस तरह एक एग्जाम्पल कोट की है कि मान लो कैट का ब्रीडिंग सीजन फैब है और डॉग का मान लो जून है, तो फिर वो आपस कभी कॉपुलेशन पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन साल के महीने तो 12 ही होंगे, तो बड़े जानवरों का आपस क्या होएगा कि भी ओवरलैप करेगा, कि भी मान लो कैट का डॉग का नहीं कर रहा, डॉग का हो सकता किसी होर का मैच कर दे। तो यदा मतलब तद तो मैं क्या सी कि जी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है कि 2 डिफरेंट स्पीशीज़ के जीव आपस में रिप्रोड्यूस क्यों नहीं करते, वो कई कारणों एक कारण ब्रीडिंग सीजन है, कला कारण नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण भी है। क्लियर है ना? तो कला कारण नहीं है, होर भी कारण है, लेकिन उन्होंने कारणों एक रीजन यह है। क्लियर है जी? तो सीजनल ब्रीडर एंड कंटिन्यूअस ब्रीडर। और जिस दौरान फीमेल च ईस्टर साइकिल होएगा, मेल च साइमल्टेनियसली हार्मोनल चेंजेस होंगे, फिर वो मेल और फीमेल आपस में कॉपुलेट करते हैं। इस तो अलावा हले मैं ईस्टर साइकिल बारे कुछ नहीं दस रहा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, सजेस्ट वाई स्मॉलर मैमल्स सच एज माइस एंड रैट्स टेंड नॉट टू हैव ब्रीडिंग सीजन। मतलब जो छोटे जीव है माइस वर्गे, उन्होंने ब्रीडिंग सीजन नहीं होंगे, कंटिन्यूअस ब्रीडर है। कहना यदा कोई कारण है, तो जो कारण समझ आता है कि माइस, देखो एक सिंपल जहा लॉजिक है, नेचर की प्लैनिंग में थोड़ा जहा समझने की कोशिश की गई है कि जिन्होंने जीव की लाइफ थोड़ी सेफ घट है, नेचर ने उन्होंने रिप्रोडक्शन जी है उन्होंने फास्ट करती। मान लो अगर किसी जीव की, अब मान लो फ्रॉग की गल करिए, अगर उन्हें 3000 अंडे देने हैं फीमेल फ्रॉग ने, उन्होंने डड्डू तो सारे 4-5 भी नहीं करने। अब वो 3000 अंडे, वो जो 3000 एग्स है, एग्स जो ले किते हैं, वो 3000 एग्स क्यों ले किते? वो 3000 एग्स शायद नेचर की प्लैनिंग है, क्योंकि उन्होंने कई की फर्टिलाइजेशन होनी, कई की तो होनी नहीं। अब जिन्हों की फर्टिलाइजेशन होनी है, क्योंकि पानी चोना सब कुछ उन्होंने किसी ने मछली ने खा लेना है, किसी ने खा लेना है, तो शायद विरले विरले ही फ्रॉग डिवेलप होंगे। तो नेचर की प्लैनिंग की है कि जिन्होंने ऑर्गेनिज्म की लाइफ थोड़ी अनसेफ है, उन्होंने रिप्रोडक्टिव उन्होंने कंटिन्यूअस ब्रीडर बनाता गया, ठीक है ना। मतलब उन्होंने रिप्रोडक्शन लाइफ जी उन्होंने रिप्रोडक्शन रेट है वो फास्ट करता गया। तो रिप्रोडक्शन रेट फास्ट होना की होएगा भी अगर डेथ भी हो जाती है तो नवी लाइफ भी आ जाती है। आप इनू ह्यूमनस ना नहीं कंपेयर करना, ये बाकी जानवरों से, ह्यूमन की फिजियोलॉजी अलग चीज़ है, एक गल हो रही बाकी जानवरों के। और जिन्हों की
ਲਾਈਫ ਕੰਪੈरेटिवली ਸੇਫ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਚਰ ਨੇ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਘਟਾਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਇਨ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਅਗਰ ਮਾਈਸ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਰੈਬਿਟ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਨ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਚਾਂਸਸ ਮੋਰ, लेकिन अगर रैट के केस या रैबिट के केस होंगे तो सर्वाइवल चांसेस आर रेयर। तो शायद एक कारण जो लोगों को अपनी समझ नाल सामने आया कि एक रीजन हो सकता है। तो इन्ह जीव को नेचर ने कंटीन्यूअस ब्रीडर क्यों बनाया सीजनल की जगह, क्योंकि उन्होंने सर्वाइवल जो चांसेस है वो कंपैरेटिवली घट है, सो दैट उन्होंने कंपनसेट करने लिए नेचर ने उन्होंने कंटीन्यूअस ब्रीडर बनाता। ठीक है ना, ये एक पॉसिबल आंसर जो समझ आता है। क्लियर है जी, कुछ एक्सेप्शंस होंगी हैं लेकिन आंसर यही बनेगा बेटा। क्लियर। उसके बाद सेनेसेंट फेज क्लियर है जी, एजिंग, तो ये पढ़ लेना। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इत्थे तुसी हाईलाइट करोगे कि भी वेरी इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 6 इत्थे हैश का निशान पे है, हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन बिटवीन दीज थ्री फेसेस। इन्हों बड़ा करके लिखना कॉपी दे कि भी इन्होंने तीनों फेसेस दे विच कौन रिस्पॉन्सिबल है, हार्मोन्स। आई रिपीट द लाइन, हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन बिटवीन दीज फेसेस। मतलब एक फेस तो दूसरा फेस जो आएगा तो कोई हार्मोनल चेंज होएगा, दूसरे तो तीसरा आएगा हार्मोनल चेंज होएगा। देखो जो रट्टा मारन वाली ना गल है, जो प्यूबर्टी आती है किस तरह आती है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं ना। अपनी ह्यूमन की गल करो कि भाई किस तरह ईस्ट्रोजन फीमेल के केस टेस्टोस्टेरोन मेल के केस तो हार्मोनल चेंजेस आए तो फिर ही जुवेनाइल तो आएगा। अब वही हार्मोनल चेंजेस एक बार फिर बदलाव आता है, रिप्रोडक्शन स्लो हो जाती है तो सेनेसेंट आ जाती है। तो इनू ब्लंटली रट्टे नहीं मार के जाना होता, इनू अंडरस्टैंडिंग नहीं जाना अपने लैवल पर लो कि यार बिल्कुल गल सही है कि जो मेरा बचपन सी उदो हार्मोन्स कुछ होर सी, जो प्यूबर्टी आई हार्मोन्स कुछ होर आ गए, प्यूबर्टी अब खत्म हो रही है फिर हार्मोनल चेंजेस आएंगे। तो इन्होंने तीनों फेसेस लिए अल्टीमेटली कौन रिस्पॉन्सिबल है, सारा हार्मोन्स। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट फेजेस। अब अगला टॉपिक आ गया इवेंट्स। तो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 इवेंट है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मतलब कि भी कोई भी जीव आप अगर अपनी ही गल करिए, देखो प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन तो पहले, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद। तो प्री फर्टिलाइजेशन ते विच 2 होर इवेंट आ गए, गमीटोजेनेसिस एंड गमीट ट्रांसफर। देखो पहले गमीट बननगे फिर ही फर्टिलाइजेशन होगी, तो गमीट बनना गमीटोजेनेसिस। अब अगर याद आ गया तो बेटा मैं पहले वो फेजेस इन लाइफ साइकिल हटा रहा है वो तुसी नोट कर लेना, और ये मैं दोबारा लिखाऊंगा। तो जो गमीटोजेनेसिस है अगर आप गल करिए वो 2 टाइप्स है। केड़ी 2 टाइप्स है, अगर मेल्स है स्पर्मेटोजेनेसिस, ह्यूमंस जो रिप्रोडक्शन शुरू होएगा दोबारा आएंगे, और अगर फीमेल्स है जेनेसिस। तो पहले गमीट्स बनेंगे गमीटोजेनेसिस, उसके बाद गमीट ट्रांसफर। अब ये समझने वाली गल है, ये जो हुण मैं टॉपिक पढ़ा रहा है ये सारा अंडरस्टैंडिंग वाला है, इन्हें बड़े ध्यान नाल सुनना है। ठीक है जी, अगर किसी को वन टाइम ना समझ लगे दोबारा बेशक वीडियो सुनो, देखो, क्योंकि बहुत समझने वाला पार्ट है। अब गमीट ट्रांसफर दे विच थोड़ा दिमाग नाल चलिए। अब ये किदे च एप्लीकेबल होएगी, इन विच इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज देयर, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज देयर। अब देखो फर्टिलाइजेशन दी कई क्लासिफिकेशन है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है। मतलब जिन्हें जीव च फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द फीमेल बॉडी हो एक्सटर्नल। अब आउटसाइड द फीमेल बॉडी कितने हो सकती है, मीडियम, और मीडियम क्या होएगा, वाटर। वाटर तो अलावा कोई मीडियम नहीं होता। तो मीडियम मतलब पानी जिन्हें फर्टिलाइजेशन होएगी वो क्या हो जाएगी, एक्सटर्नल। और जिन्हें फर्टिलाइजेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होगी उनकी कहेंगे इंटरनल। देखो फर्टिलाइजेशन या बॉडी के बाहर होएगी
और अगर बॉडी के अंदर होएगी तो फीमेल च होएगी, मेल च नहीं होएगी। अब अगर फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, अगर एक्सटर्नल है तो क्राइटेरिया इज वेरी वेरी सिंपल। मेल दे गमीट पानी च, फीमेल दे गमीट वाटर च, दोनों दे गमीट वाटर च आ गए, अब फर्टिलाइजेशन होएगी। अब इस एक ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक है कि मेल के गमीट को किस तरह पता फीमेल के गमीट है, ਇਹਦਾ मतलब फिर नेचर की अगली प्लैनिंग कि जो भी इन्होंने जीव की फर्टिलाइजेशन होगी, दोनों जीव मेल फीमेल कोल आएंगे और अपने गमीट साइमल्टेनियसली रिलीज कराएंगे। अगर नेचर ने यह भी ना प्लैनिंग की होंगी तो बेटा फिर तो पॉसिबल ही नहीं थी। तो दोनों जीव कोल आए और दोनों ने अपने गमीट्स पानी से रिलीज किए। अब जो पानी से गमीट रिलीज किए तो इस दौरान मेल गमीट भी ढेरों ढेर होंगे और फीमेल गमीट्स भी ढेरों ढेर होंगे। अगर आप ह्यूमनस फीमेल की गल करिए, ह्यूमन के केस फीमेल एको एग नहीं करती, ह्यूमन डिस्कस होएगा आगे जाके। लेकिन फ्रॉग की थोड़ी देर पहले गल दसी 3000 अंडे, वो क्यों 3000 अंडे है फीमेल ह्यूमन फीमेल की क्यों एक है, क्योंकि उन्होंने 3000 विचों शायद ही कोई एग्स होंगे जिन्होंने मेल स्पर्म ना फ्यूजन होएगी, और ज़्यादातर दी फ्यूजन हो ही नहीं पाएगी क्योंकि दिस इज आउटसाइड द एनवायरनमेंट। मतलब इतों की चीज़ याद करने वाली होगी कि फ्रॉग दे विच फर्टिलाइजेशन क्या होगी, एक्सटर्नल। ये ताकि अंडरस्टैंडिंग है ना कि एग्जांपल पकड़ो कि फ्रॉग च किहड़ी फर्टिलाइजेशन होगी, एक्सटर्नल। तो जनरल गल करिए जिन्हां च फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है उन्हां च मेल और फीमेल गमीट साइमल्टेनियसली बाहर आएंगे। उन्हां विचों कईयां दी फ्यूजन होएगी, कईयां दी नहीं होएगी, और जिन्हां दी फ्यूजन होएगी उन्हां विचों जिहड़े लार्वे या वट एवर जानवर बनणगे सारे ते अडल्ट बनणगे नहीं, क्योंकि एनवायरनमेंट इज नॉट ऑलवेज सेफ। कुछ मरनगे कुछ बचणगे। तो नेचर ने अंडिया का और स्पर्म का काउंट उत्थे बहुत बताता, ठीक है। और उन्होंने एग और स्पर्म रिलीज करने की फ्रीक्वेंसी भी बताती। क्यों बताती, ताकि नेचर दे विच ये चीज़ क्लीयरली, क्योंकि पता है कि भी ये कईयां ने ही अगे कंटिन्यू होना है, बाकी की डेथ हो जाएगी। लेकिन अब जिन्हां च फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, इंटरनल उन्हां च की होएगा, मेल गमीट फीमेल जेनिटेलिया दे विच एंटर करेगा। अब मेल गमीट नु फीमेल जेनिटेलिया च एंटर कराने वाले फिनोमिनन नु क्या कहते हैं, गमीट ट्रांसफर। एंड दिस गमीट ट्रांसफर इज विद द हेल्प ऑफ क्या, copulatory organ या structure, with the help of copulatory organ या structure। तो वो ऑर्गन जिहदी हेल्प नाल मेल गमीट फीमेल जेनिटेलिया च ट्रांसफर किया जाएगा, उन्हें क्या कहांगे, कॉपुलेटरी ऑर्गन। मतलब एक होर चीज क्लियर होगी, जिन्हां च फर्टिलाइजेशन इंटरनल है उन्हां च मेल मस्ट हैव कॉपुलेटरी ऑर्गन, और जिन्हां च फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है उन्हां च मेल्स नूं कॉपुलेटरी ऑर्गन की जरूरत शायद नहीं है, क्योंकि कॉपुलेटरी ऑर्गन होना कंपलसरी है उन्हां विच जिन्हां च फर्टिलाइजेशन क्या है इंटरनल। एक्सटर्नल च कॉपुलेटरी ऑर्गन कंपलसरी नहीं है। अब याद करो, बोनी फिश एंड कार्टिलेजिनस फिश, मैं बोर्ड पे लिख दूंगा क्योंकि सुनो पहले, क्लासिफिकेशन टेबल भी बनेगा और बोर्ड पे कार्टिलेजिनस और बोनी फिश का यह भी पॉइंट पे लिख दूंगा ताकि तुम प्रॉपर नोट करो, क्योंकि ये ताकि सिलेबस नीट के बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जड़ियाँ कार्टिलेजिनस फिश होंगी इन्हां च फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, और जो बोनी फिश होंगी है उन्हां च फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। कार्टिलेजिनस इंटरनल, बोनी च इंटरनल, कार्टिलेजिनस इंटरनल, बोनी च एक्सटर्नल। अब कार्टिलेजिनस अगर इंटरनल है तो फिर कार्टिलेजिनस के विच मेल को क्या होएगा, कॉपुलेटरी ऑर्गन। अगर याद आ रहा है हल्का हल्का तो क्लास पर दसिया सी, नहीं याद आ रहा है कोई गल नहीं, इत्थे ड्रॉ भी किया जाएगा। तो कार्टिलेजिनस फिश च इंटरनल फर्टिलाइजेशन है जिदे करके मेल को कॉपुलेटरी ऑर्गन होएगा क्लास पर, और बोनी फिश को फर्टिलाइजेशन क्या है एक्सटर्नल, और को मेल दे विच कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं होएगा, क्योंकि अगर बोनी फिश च फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है तो मेल गमीट भी बाहर, फीमेल गमीट भी बाहर, तो मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन की जरूरत नहीं है। तो कार्टिलेजिनस और बोनी फिश च डिफरेंस और आ गया, बड़े डिफरेंसेस कीते सी, हल्का हल्का याद आ रहा होगा, रिवाइज कर लेंगे। चलो
मान लो कार्टिलेजिनस फिश है, ਇਹਦਾ ਮਾਊਥ क्या होएगा वेंट्रल, ऐसा कर लेते मुँह का डबल कर लेते बेटा फिश का। तो ये फिश है, मान लो इमेजिन कर लो बेटा, है नहीं इमेजिन कर लो। तो ये माउथ वेंट्रल कार्टिलेजिनस, अगर इतने होएगा इंटीरियर, ठीक है जी इंटीरियर, तो बोनी फिश। अगर याद हो दूसरा डिफरेंस बोनी फिश च क्या होंगे, एयर ब्लैडर याद है, जिसे करके बोनी फिश फ्लोट कर सकती है, लेकिन कार्टिलेजिनस फिश को एयर ब्लैडर नहीं होंगे, जिसे करके कार्टिलेजिनस फिश को एक्टिवली स्विम करना पड़ेगा, क्योंकि एयर ब्लैडर तो नहीं है। अब अगर कार्टिलेजिनस फिश को एयर ब्लैडर नहीं है, उन्होंने एक्टिवली स्विम करना पैंदा है। नेचर ने कार्टिलेजिनस फिश को ऑयल देता है, और वो ऑयल उन्होंने बॉडी च रिटेन रहेगा, जिन्ना बायंसी मिलेगी। मतलब अगर आप फिश ऑयल ऑब्टेन करना चाहते हैं तो बेस्ट कड़िया मछलियां होंगी कार्टिलेजिनस, और अमंग कार्टिलेजिनस सब तो ज़्यादा ऑयल किच होंगे, कई याद आ गया है शार्क्स। तदे जो फिश ऑयल ऑब्टेन करना हो तो शार्क्स आर प्रेफर्ड। तो एक होर डिफरेंस ही, बोनी फिश अमोनोटैनिक, एक्सक्रीटरी वेस्ट अमोनिया, लेकिन कार्टिलेजिनस फिश यूरियोटैनिक। अब जो तुम डिफरेंसेस लिखोगे की करना है, लेफ्ट साइड से कार्टिलेजिनस, राइट से बोनी करके डिफरेंसेस लिखो, दोबारा वीडियो ऑन करके, ठीक है ना, स्टॉप कर करके नोट करो, करने जरूरी है। एक और डिफरेंस या डिफरेंसेस लिखोगे तो कहते बॉक्स से लिख देना, अगर याद हो ऐसा लिखोगे कार्टिलेजिनस फिश क्या होनी है, कार्टिलेजिनस फिश यूरियोटैलिक, मतलब एक्सक्रीटरी वेस्ट यूरिया, और बोनी फिश अमोनोटैलिक। लेकिन अगर नीट चाले सवाल आगे, मान लो ना कार्टिलेजिनस क्या है ना कुछ, सीधा क्या है मैरीन फिश, तो मैरीन फिश इज यूरियोटैलिक। ये जो डिफरेंसेस खत्म हो जाएंगे वो तो नोट कर लेंगे। अब अगला डिफरेंस क्या लिखोगे, कार्टिलेजिनस फिश, बेटा ये वाला डिफरेंस ऐड करो। कार्टिलेजिनस फिश क्या होएगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और बोनी फिश एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कार्टिलेजिनस इंटरनल, बोनी एक्सटर्नल। फिर अगला डिफरेंस इतने बनेगा, इन कार्टिलेजिनस फिश मेल्स आर हैविंग कॉपुलेटरी ऑर्गन, नाम क्लास्पर्स, ब्रैकेट नियर पेल्विक फिन्स। देखो यह होता है पेक्टोरल गर्डल, यह है पेल्विक। जिन्ने भी जीव है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सारे पेल्विक रीजन च होंगे, तो फिर फिश के भी पेल्विक रीजन च ही होंगे। अब फिश दे विच ना फोर लिम्स है ना हाइंड लिम्स है, उसकी जगह दो फिन्स इधर है तो दो फिन्स इधर है। ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਫਿਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਕਟੋਰਲ ਫਿਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਆ ਕਹਾਂਗੇ ਪੈਲਵਿਕ ਫਿਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ तो मैं हटा के हल्की जी डायग्राम बना के दस देना। छोटी जी डायग्राम देना बेटा दस, pelvic fin, pectoral fin, और रफली बनाइए तो ऐसा होंगे क्लास्पर, कॉपुलेटरी ऑर्गन इन कार्टिलेजिनस फिश। ठीक है, तो मेल दे विच कॉपुलेटरी क्लास्पर होंगे, कॉपुलेटरी ऑर्गन फिश कार्टिलेजिनस फिश, ठीक है, और बोनी फिश क्लास्पर नहीं होंगे। ਇਹਦਾ मतलब अगर ਤੁਹਾਨੂੰ कार्टिलेजिनस फिश पढ़ाइए तो लो जी दो फिश पढ़ो, दसो मेल है कि फीमेल है कार्टिलेजिनस, तो चेक करोगे अगर पेल्विक दे विच ਤੁਹਾਨੂੰ इस तरह क्लास्पर दिखे तो ना ही कह दोगे क्या है मेल, और अगर क्लास्पर ना दिखे तो क्या कहोगे उस फिश को फीमेल। तो अब जो मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश कर सकिए उस फिनोमिनन को आप क्या कहते हैं, उस फिनोमिनन को आप कहते हैं सैक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। When we
कैन ईजली डिस्टिंग्विश मेल एंड फीमेल एक्सटर्नली, जिवें ह्यूमन भी तो दस ही सकते हैं मेल है फीमेल है। इस तरह ही कार्टिलेजिनस फिश दसिया जा सकता है कि यह कार्टिलेजिनस फिश मेल है कि फीमेल है, अगर क्लास पर है मेल और अगर क्लास पर नहीं है तो फीमेल। लेकिन अगर यही मैं तुहानूं बोनी फिश पढ़ावां कि लो जी बोनी फिश पढ़ो दसवां मेल है कि फीमेल है, अगर जिते कॉपुलेटरी ऑर्गन होंदा ही नहीं है तो फिर किस तरह बुझोगे? तो क्लास च शायद पूछा सी, नहीं तो सोचो। तो आंसर है कि मान लो कई ने बेटा घरों के एक्वेरियम रखा होंगे, ठीक है ना, तो एक्वेरियम च मान लो कि बई बोनी फिश रखी है, तुहानूं कोई पूछे दसो जी इस मेल कौन और फीमेल कौन है, तो तुसी इस हिसाब का आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सैक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज नॉट देयर। वैसे आप मजाक च कह दें क्लास च, चलो गल चलती बहुत वधिया कि जो तैर रहे हैं वो क्या होंगे? मेल, और जो तैर रही है वो क्या होंगे? फीमेल। तो शायद कई को समझ आ जाए कि जो तैर रहे हैं वो मेल है, क्योंकि फीमेल कभी तैरेगा नहीं और मेल कभी तैरेगी नहीं। ठीक है बेटा, तो जे समझ आ जाए बहुत वधिया। एम्स लेवल का क्वेश्चन सी। अदरवाइज क्या है? सैक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं है। मतलब है जो मैं जस्ट पहले किया वो चुटकुला है। कई लोग भावुक हो जाते हैं, डीपली सोचना लग पेंदे हैं, अच्छा है कि मतलब होया, तो बेटा ये जो समझ में भी आने चाहिए, ठीक है ना। एक्चुअल च देयर इज नो सैक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो जिन्हां च फर्टिलाइजेशन इंटरनल है उन्हां दे विच कॉपुलेटरी ऑर्गन इज मस्ट, और जिन्हां च नहीं है उन्हां च कॉपुलेटरी ऑर्गन की जरूरत नहीं है। तो गैमीटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर, तो मेल ने अपने गैमीट फीमेल दे विच ट्रांसफर करते, और ट्रांसफर करने के बाद अगला स्टेप क्या आएगा? फर्टिलाइजेशन, जिसका दूसरा नाम क्या है? सिनगैमी। और ये बड़ा करके लिखना है मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसलिए एज इट इज नीड या बोर्ड दे विच आजकल बोर्ड का पैटर्न भी बदल गया। आंसर क्या होगा? सिनगैमी या फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। अब जो गैमीट फ्यूज हो गए तो उसके बाद क्या बनता है? गैमीट फ्यूजन के बाद जो मेल फीमेल गैमीट फ्यूज हो गए तो रिजल्ट क्या होता है? जाइगोट। अब वो जाइगोट की कोई डेवलपमेंट होगी, वो इवेंट के आ जाएंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। नोट तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन से चलो पहले नोट करो, मैं अपने सामने पहले नोट करो जगह नहीं।